दूसरा ग्राफ हम ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं इस वाले ग्राफ में। डी, यहाँ पे एक वर्टेक्स डी है। इस वर्टेक्स से जो एज निकल रहा है वो किस वर्टेक्स पे जा रहा है? डी वर्टेक्स से जितना भी एज निकल रहा है, जैसे ये पहला एज ये निकल रहा है, दूसरा एज ये निकल रहा है, तीसरा एज ये निकल रहा है, किस वर्टेक्स पे जा रहा है वो? ए बी ई। ए बी ई। तो डी का एडजेसेंट हो जाएगा, इस डी वाले वर्टेक्स का एडजेसेंट हो जाएगा ए बी ई। ठीक है, हम कहेंगे कि डी का एडजेसेंट सी होगा क्या? तो नहीं होगा, क्योंकि ए और सी, सॉरी, डी और सी एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वही नेबर होगा उसका, नेबर मतलब पड़ोसी होगा उसका, है ना। अगर हम कहेंगे एफ का एडजेसेंट, तो एफ का कोई भी एडजेसेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कहेंगे ई का एडजेसेंट कौन कौन सा होगा, तो देखिए ई से 3 एज निकल रहा है, ये पहला एज निकल रहा है, ये दूसरा एज निकल रहा है, ये तीसरा एज निकल रहा है। और किस किस वर्टेक्स पे जा रहा है? ए पे जा रहा है, बी पे जा रहा है और डी पे जा रहा है। तो ई का इस एज वर्टेक्स डी का एडजेसेंट हो जाएगा ए बी ई। इसी तरीके से अगर हम सी का एडजेसेंट पूछेंगे तो सी कनेक्टेड है सिंगल वर्टेक्स बी के थ्रू, तो सी का एडजेसेंट हो जाएगा बी। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। चलिए देखिए स्लाइड में क्या लिखा हुआ था इसके बारे में। स्लाइड में लिखा हुआ है अ वर्टेक्स कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से डायरेक्टली अगर कनेक्ट है तो वो उसका एडजेसेंट कहलाएगा। ठीक है, वर्टेक्स की बात कर रहा है, लेकिन देखिए इंसिडेंट में क्या लिखा हुआ, अ वर्टेक्स कनेक्टेड टू एन एज इज नोन एज इंसिडेंट। कहने का ये मतलब हुआ, हाँ ये फिगर देखिए, ये जो डी वर्टेक्स है, या हम यूं कहें कि ये जो 3 एज निकला हुआ है, हम जिस पे पॉइंट आउट करें, देखिएगा ये पहला एज, ये दूसरा एज और ये तीसरा एज, है ना। ये किस किस वर्टेक्स के ऊपर में इंसिडेंट है, या आप सिंगल इस एज की बात करें तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप इस एज की बात करें तो किस किस वर्टेक्स के थ्रू जुड़ा हुआ है ये? बी और सी के थ्रू। तो बी और सी पे वो इंसिडेंट है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो होगा ना, उसी को हम इंसिडेंस पॉइंट भी कहते हैं। तो इस एज का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बी और सी है, मतलब बी और सी वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो ये एज जो है वो इंसिडेंट हो जाएगा वर्टेक्स बी पे और सी पे। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये एज इंसिडेंट है वर्टेक्स ए पे, वर्टेक्स ई पे। अगर हम इस एज की बात करेंगे तो ये एज इंसिडेंट है वर्टेक्स ई पे और वर्टेक्स बी पे। यही बात था बस। आया समझ में दोनों में अंतर कि नहीं आया? यस सर। सर यहाँ पे मल्टी एजेज है ना, ई और डी और फिर ए और ई के बीच में? हाँ मल्टी एजेज है, लेकिन ये पिक्चर जो है ना, ये डीप लाइन से सिर्फ पिक्चर में बता दिया है, लेकिन स्टूडेंट चूंकि समझ नहीं पाएगा, इसलिए जब आप कॉपी में लिखेंगे ना तो यहाँ पे डबल लाइन डाल दीजिएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हम आपको कल बताए हुए थे, ये साइड में देखिए सबका डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, ए का डिग्री लिखा हुआ है 4, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी अगर आप इसको सिंगल लाइन ही मानते हैं तो ए का डिग्री 3 ही ना होगा, तो किस तरीके से हम इसको अरेंज करें इस ग्राफ को कि ए का डिग्री 4 हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे पैरेलल एज डाल दीजिएगा, है ना। उसी तरीके से देखिए इस वर्टेक्स ई का डिग्री कितना है, 6 है। अगर आप इसको डबल ए के लिए आप कर चुके हैं तो ये तो डबल हो गया, तो 2 हो गया, एक 3 हो गया। अगर आप यहाँ पे इसको सिंगल मानते हैं, फिर भी अगर पैरेलल भी कर देते हैं तो फिर भी ई का डिग्री कितना होगा, 5 ही हो जाएगा ना। 2 2 4 1 5, काम तो बना नहीं क्योंकि ये 6 दिया हुआ है। तो इसीलिए अगर ई को कहेगा, ई का डिग्री अगर 6 दे रखा है तो आप क्या करेंगे, ई के ऊपर में अगर यहाँ पे आप लूप चला दें तो लूप ट्वाइस काउंट हो जाएगा, तो 2 ये हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। इसको पैरेलल बना चुके हैं तो 4 2 6 हो जाएगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ में मॉडिफाई करना, आप कर लीजिएगा। जब यहाँ जितना भी डिग्री दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ को रीअरेंज कर लीजिएगा। सर ई के ऊपर लूप चलाएंगे तो 7 हो जाएगा ना? कैसे 7 हो जाएगा, इसको हम पैरेलल एजेस नहीं बनाने के लिए बोल रहे हैं ना। ओके सर। चलिए जैसे भी हो आप अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप जिस तरीके से करें, आप दूसरा तरीका भी कोई इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसको पैरेलल बनाएंगे ना और लूप नहीं चलाएंगे तो फिर 5 ही ना होगा, ये 2 हो गया, एक 3 हो गया और ये 2 5 हो गया। 5 ही दिया हुआ है, नहीं 6 दिया हुआ है ना, एक 6 कैसे आएगा फिर, तब लूप ही चलाना पड़ेगा ना। लूप चलेगा तो 2 ये हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये 5 1 6 हो जाएगा, है ना। ये हम बात कर रहे हैं। और कोई दिक्कत किसी को, और कोई दिक्कत है? पिछले दिन का लेक्चर पढ़े हैं सब आदमी?
पिछले दिन के क्लास में सारे आदमी प्रेजेंट थे ना, पढ़े हैं, हम स्लाइड भी भेज दिए थे। स्लाइड को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सिर्फ मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव करके रख लिए हैं? यस सर। पिछले दिन का लेक्चर जो था, पिछले दिन का क्लास किए हैं? हैंड शेकिंग प्रॉब्लम क्या है? राकेश कुमार बताइए, हैंड शेकिंग प्रॉब्लम। हैंड शेकिंग प्रॉब्लम हम बताए थे, क्या था हैंड शेकिंग प्रॉब्लम? निखिल राज बताइए, हैंड शेकिंग प्रॉब्लम क्या था? मयंक कुमार बताइए, हैंड शेकिंग प्रॉब्लम। आयुष, हैंड शेकिंग प्रॉब्लम क्या था बताइए। मनीषा कुमारी बताएंगे, हैंड शेकिंग प्रॉब्लम क्या था जो हम कल बताए थे? कुमोद बताइए, क्या था हैंड शेकिंग प्रॉब्लम? सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टिसेस इक्वल टू 2 टाइम्स एजेस। हाँ, किसी एक ग्राफ के अंदर में टोटल वर्टिसेस का जो डिग्री होगा वो एज का ट्वाइस होता है। कल हम एग्जांपल भी किए हुए थे, आप देखिए ग्राफ में पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ आपके सामने खुला हुआ, अगर हम इसी को ले लें तो इसका टोटल डिग्री काउंट कीजिए। ग्राफ में टोटल डिग्री, अगर हम जीरो वर्टेक्स का डिग्री देखेंगे तो डिग्री इसका कितना है? 1 है। अगर हम वर्टेक्स 1 की बात करेंगे तो डिग्री कितना है? 1 है। अगर वर्टेक्स 2 की बात करेंगे तो डिग्री इसका 2 हो जाएगा। इसी तरीके से वर्टेक्स 3 का डिग्री 1 है, वर्टेक्स 4 का डिग्री है 4, वर्टेक्स 5 का डिग्री है 1। टोटल डिग्री कितना हो गया? 1 2 2 2 4, 1 5 4 9 1 10। टोटल डिग्री इस ग्राफ का हो गया 10। तो हैंड शेकिंग प्रॉब्लम ये कहता है कि जितना टोटल डिग्री होगा ना वो एज का ट्वाइस होगा, है ना। एज का ट्वाइस कहने का मतलब इसमें एज कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 एज है, 5 का ट्वाइस करेंगे 10, है ना। तो डिग्री इसका 10, दोनों आपस में इक्वल होगा, मतलब टोटल डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू एजेज होता है। ये हैंड शेकिंग प्रॉब्लम। लेकिन एक इसमें बात लिखा हुआ था, क्या बात था इसमें? एक स्पेशल चीज बताया हुआ था, क्या बात था बताइए तो कुमोद? किस ग्राफ के लिए एप्लीकेबल है ये? अनडायरेक्टेड ग्राफ। हाँ, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ होगा, डायरेक्टेड ग्राफ में इसको हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्टेड ग्राफ में इसको क्यों नहीं कह सकते हैं बताइए तो, इसका क्या रीजन है? सिर्फ अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्यों होगा, डायरेक्टेड ग्राफ में क्यों नहीं होगा? नहीं पता? क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ में एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर पाथ डिफाइन किया हुआ होता है, समझ गए ना। तो उस समय में एज जब आप काउंट करेंगे ना, एज जब आप काउंट करेंगे या डिग्री जब आप काउंट करेंगे तो इन डिग्री या आउट डिग्री दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसीलिए वो नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना था, हम कल बताए भी थे। चलिए, और कोई दिक्कत? ये सब बना था होमवर्क, देखिए तो ये सब बन गया था। जितना भी क्वेश्चन था बनाए थे, खोल के देखे थे स्लाइड की? नहीं देखे थे, बस रख लिए थे उसको? अरे स्लाइड खोले थे ये जो हम भेजे थे सो? यस सर। नहीं, तुम तो खोला ही था तभी तो तुम आंसर। सर किसी वर्टेक्स पे लूप चलेगा तो वो इन डिग्री में ही ऐड होगा ना? किसी वर्टेक्स पे अगर लूप चलेगा तो इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों में ही काउंट करेंगे, क्योंकि लूप का मतलब ही होता है क्या कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम होगा, तो उसको इन डिग्री में भी काउंट करेंगे, उसको आउट डिग्री में भी काउंट करेंगे। इसीलिए तो 2 काउंट करते हैं लूप को, एक इन का एक आउट का, इसलिए ट्वाइस काउंट होता है लूप हमेशा। स्लाइड जितना भी हम भेजते हैं सबको खोल के देखा करो, पढ़ो और उसको लिखो कॉपी में। नहीं लिखोगे तो सब बेकार हो जाएगा भेजना और समझाना। चलिए, जहां तक हम पढ़ाए थे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका टॉपिक है रेगुलर ग्राफ, ठीक है। तो रेगुलर ग्राफ में क्या है? रेगुलर ग्राफ में क्या है पहले हम आपको बता दें। अगर इस ग्राफ की हम बात करेंगे तो इसका डिग्री कितना है? सबसे ऊपर वाले वर्टेक्स का इसका डिग्री कितना है? 3। इस वाले वर्टेक्स का डिग्री कितना है? 3। इस वाले वर्टेक्स का डिग्री कितना है? 3।
इस वाले वर्टेक्स का डिग्री कितना है 3। तो अगर किसी ग्राफ में हर एक वर्टेक्स का डिग्री सेम हो, अगर किसी ग्राफ में हर एक वर्टेक्स का डिग्री सेम हो तो उसको हम लोग रेगुलर ग्राफ कहते हैं। जैसे ये ग्राफ एक रेगुलर ग्राफ है, कितने डिग्री का रेगुलर ग्राफ है तो 3 डिग्री का, तो इसीलिए हम इसको 3 रेगुलर भी कह सकते हैं या 3 रेगुलर ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ग्राफ में हर एक वर्टेक्स का डिग्री सेम हो तो उसको हम लोग रेगुलर ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, कंप्लीट ग्राफ। वो समझ में आया ना पीछे, कोई दिक्कत उसमें? रेगुलर ग्राफ समझ में आया ना? अगर किसी ग्राफ में हर एक वर्टेक्स का डिग्री इक्वल नंबर में हो तो उसको हम लोग रेगुलर ग्राफ कहते हैं। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट नंबर है कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखिएगा, ये K1 K2 कंप्लीट ग्राफ को ये डिफाइन किया जाता है कैपिटल K से और नीचे में ये सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ। अगर डिग्री 1 का है तो K1 कहेंगे, अगर 2 वर्टेक्स है तो 2 कहेंगे, अगर 3 वर्टेक्स है K3, 4 है तो K4, अगर 5 है तो K5 एंड सिमिलरली सो ऑन। कंप्लीट ग्राफ में क्या है? द कंप्लीट ग्राफ ऑफ n vertices denoted by kn is a simple graph that contains exactly one edge between each pair of distinct vertices। कहने का ये मतलब हुआ, जैसे अगर हम इस ग्राफ की बात करेंगे तो इसमें अगर आप कोई भी वर्टेक्स को उठाएंगे तो ये बाकी सारे बचे हुए वर्टेक्स से कनेक्टेड है। जैसे अगर हम इस वर्टेक्स की बात करेंगे तो ये 2 वर्टेक्स बच गया इसके बाद, तो ये इस वर्टेक्स से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर हम यहाँ से इस वर्टेक्स की बात करेंगे K4 वाले में तो ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी तीनों बचे हुए वर्टिसेस थे। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग कंप्लीट ग्राफ कहेंगे। तो कंप्लीट ग्राफ में क्या होगा कि किसी एक वर्टेक्स को पिक करेंगे तो बाकी जितना भी वर्टेक्स बचा हुआ है अगर उस पे डायरेक्टली पाथ डिफाइन किया हुआ हो उस वर्टेक्स से तो उसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट ग्राफ। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप कहेंगे कि सर कंप्लीट ग्राफ में इसको डिग्री 1 वाले को आप क्यों कह रहे हैं कंप्लीट ग्राफ, क्योंकि इसमें दूसरा वर्टेक्स है ही नहीं जिसके साथ वो कनेक्ट हो सके, तो ये भी 1 वर्टेक्स भी कंप्लीट ग्राफ होगा। इसमें 2 देखिए, तो ये पहला अगर हम इसको लेते हैं तो ये भी दूसरे से कनेक्टेड है, अगर दूसरे को हम लेते हैं तो ये भी इससे कनेक्टेड है, मतलब डायरेक्टली पाथ एक दूसरे के ऊपर में असाइन किया हुआ, तो ये कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा आपका। अच्छा ये बताइए तो कंप्लीट ग्राफ होगा कि नहीं होगा? ये वाला ये कंप्लीट ग्राफ है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सर? F कनेक्टेड नहीं है। हाँ, इसमें F भी कनेक्टेड नहीं है बाकी सारे बचे हुए वर्टेक्स से, और C भी कनेक्टेड नहीं है, C सिर्फ B से कनेक्टेड है। C को बाकी बचे हुए सारे वर्टेक्स से कनेक्ट होना पड़ेगा। कहने का ये मतलब A से भी कनेक्ट होना चाहिए, E से भी होना चाहिए, D से भी होना चाहिए और F से भी होना चाहिए। ये नहीं है तो ये ग्राफ जो है आपका कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। अगर हम इसमें से इस वाले ग्राफ में से C को और F को निकाल दें तो ये कंप्लीट होगा। C को और F को निकाल देते हैं तो यस सर। यस सर। कितने डिग्री का कनेक्टेड ग्राफ होगा? कौन सा होगा? K3 लिखेंगे, K4, K5, क्या लिखेंगे इसको? K4 लिखेंगे। K4 लिखेंगे क्योंकि 4 वर्टेक्स है इसमें। चलिए सर। हाँ बोलिए सर लूप कैसे चलेगा बता दीजिएगा, कल क्लास नहीं किए थे। क्या चीज लूप कैसे चलेगा? मतलब बताया ना, लूप चलाएंगे तो 6 उसका हो जाएगा वर्टेक्स। अच्छा डिग्री चलेगा जी। एक मिनट देखो, ये पीछे स्लाइड हम ले चलते हैं। देखो ये ग्राफ दिख रहा है? यस सर। अगर हम इसमें वर्टेक्स C की बात करेंगे, इस वाले C वर्टेक्स पर, तो कितना एज आ रहा है इस पर? 2। कौन कौन सा? एक B से आ रहा है और एक D से आ रहा है D ना? से। यस सर। ठीक है, एक ये भी एज आ रहा है ना जो C से निकल रहा है और C के ऊपर ही फिर आ रहा है, ये वाला। यस सर, मतलब सर्कल बना देंगे तो लूप जैसा है। हाँ सर्कल बना देंगे तो लूप हो जाएगा। लूप कहने का ये मतलब कि अगर किसी एज का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, जैसे ये एज की हम बात करते हैं तो ये C से ही निकल रहा है, C पे फिर आ रहा है, तो ये आपका लूप हो जाएगा। और लूप में जो डिग्री काउंट करेंगे ना वो 4 होगा, है ना? टोटल इस C वाले वर्टेक्स के लिए 2 लूप का हो जाएगा, एक इसका 4 हो जाएगा टोटल। लूप के लिए ट्वाइस काउंट करते हैं। ट्वाइस इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि डिग्री को 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक होता है इन डिग्री, दूसरा होता है आउट डिग्री। तो लूप के लिए C पे इन भी हो जाएगा और C से आउट भी हो जाएगा, इसीलिए ट्वाइस काउंट होगा। आया समझ में? यस सर। सर्कल बना देंगे लूप के लिए। रेगुलर ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ समझ गए। नेक्स्ट नंबर है साइकिल। साइकिल क्या होता है बताइए तो? आप लोग पढ़े होंगे पीछे कल के क्लास में, कल जो हम स्लाइड भेजे थे बोले थे पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। साइकिल क्या होता है बताइए तो? जहाँ से स्टार्ट हुआ सर वहीं पे एंड होगा। क्या चीज?
साइकिल मतलब जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से एंड कर जाएंगे, बिल्कुल सही बोल रहा था। जैसे देखो इस वाले ग्राफ में अगर हम देखते हैं, अगर मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से चले फिर यहाँ आए, यहाँ से चले फिर यहाँ आए, फिर वहीं से आगे जहाँ से स्टार्ट किए थे अगर वहीं से आ जाए और क्लोज फिगर बने तो उसको हम लोग साइकिल कहते हैं। जैसे यहाँ से देखिए इस वाले में अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो ये पाथ पूरा होते होते फिर से यहीं पे आ गया, तो ये भी एक साइकिल आपका फॉर्म हो गया। कंप्लीट ग्राफ को किस चीज से दिखाते थे? के से दिखाते थे, के और नीचे में सबस्क्रिप्ट एल लगाते थे। साइकिल को सी से हम लोग डिनोट करेंगे, है ना। साइकिल के लिए मिनिमम वर्टेक्स कितना होना चाहिए? साइकिल के लिए मिनिमम वर्टेक्स कितना होना चाहिए बताइए तो? 3। 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 लेते हैं तो 2 में साइकिल बनेगा ही नहीं। जैसे देखिए अगर आप 2 वर्टेक्स लेते हैं तो इसमें साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है, क्लोज फिगर बनना चाहिए, क्लोज फिगर नहीं बन रहा है तो ये साइकिल नहीं हो सकता। तो इसीलिए 3 कम से कम वर्टेक्स होना ही चाहिए। इसीलिए लिखा हुआ है द साइकिल Cn n greater than equal to 3 consist of n vertices v1 v2 so on, है ना। 3 से ज्यादा एज आपको लेना पड़ेगा। जैसे ये 3 वर्टेक्स का साइकिल हो गया, ये 4 वर्टेक्स का हो गया, ये 5 वर्टेक्स का हो गया, 6 का भी आप ले सकते हैं, 7 का भी ले सकते हैं, सिमिलरली सो ऑन। अब देखिए क्या बोल रहे थे सर? जो साइकिल ग्राफ है ये सब सिंपल ग्राफ में ही आएगा ना? साइकिल ग्राफ भी सिंपल ग्राफ में ही आएगा, है ना, सिंपल ग्राफ आएगा। तो इसमें मल्टीपल एजेस तो नहीं हो सकता? मल्टीपल एजेस नहीं हो सकता साइकिल में, बिल्कुल सही। नेक्स्ट नंबर टॉपिक है आपका व्हील। अब देखिए साइकिल और व्हील में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। व्हील किसको कहेंगे? पिक्चर देखिए आप समझिए तो व्हील किसको कहेंगे? सेंटर से हर एक वर्टेक्स कनेक्ट होना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल सही। व्हील के अंदर में जैसे देखिए आप साइकिल का पहिया जो देखते हैं उसमें क्या रहता है? बीच में एक मिड पॉइंट रहता है, उसी से बाकी पूरे वो जो आपका वो पहिया रहता है वो पूरे कनेक्ट रहता है एक दूसरे के थ्रू, है ना, मिडिल से ही कनेक्टेड है वो। तो बीच में देखिए ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से जितना बाकी बचा हुआ वर्टेक्स है ये सारा आपस में कनेक्टेड है। अगर हम इसमें देख रहे हैं W4 में देख रहे हैं तो इसमें भी ये मिड पॉइंट है, बाकी से ये सारा कनेक्ट किया हुआ है, तो ये आपका व्हील हो जाएगा, है ना। अच्छा ये बताइए तो ये व्हील होगा कि नहीं? ये वाला K4 व्हील है कि नहीं? नहीं है सर। नहीं। 1 मिनट चुप रहना, हम जैसे पूछेंगे उसी को बताना। अंकित राज बताइए तो व्हील है वो कि नहीं है K4? अंशु कुमार बताइए तो व्हील होगा वो कि नहीं? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर सेंटर में वर्टिसेस नहीं है। हाँ K4 में सेंटर में वर्टिसेस नहीं है, जबकि व्हील के लिए सेंटर में वर्टिसेस होना चाहिए, इसीलिए ये नहीं होगा। वही चीज लिखा हुआ है वी ऑब्टेन द व्हील Wn when we add an additional vertex to the cycle Cn for n greater than this connect the new vertex to each of the n vertices this by new edges, है ना। मतलब साइकिल को ही व्हील तभी हम कहेंगे जब बीच में कोई एक और एक्स्ट्रा वर्टेक्स दिया हुआ है जिससे ये बाकी बचा हुआ सारा वर्टेक्स कनेक्टेड हो, तो वो आपका हो जाएगा व्हील। जैसे ये C5 है ना, तो इसको अगर व्हील बनाना है तो आप क्या करेंगे? बीच में सेंटर में एक वर्टेक्स लगाएंगे और बाकी सारे को इससे कनेक्ट कर देंगे, तो ये भी आपका व्हील हो जाएगा। ठीक है। रेगुलर ग्राफ को किस चीज से डिनोट करते हैं? K से। साइकिल को किस चीज से डिनोट करते हैं? C से। और व्हील को किस चीज से डिनोट करेंगे? तो W से। ये तीनों सिंबल याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तीनों में कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है VWN दिस इज इक्वल टू n+1। इसका क्या मतलब हुआ बताइए तो? इसका क्या मतलब हुआ सर? वर्टिसेस ऑफ व्हील ग्राफ का जो होगा ना n+1 होगा, जो उसका टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इन व्हील, ये लगाया हुआ है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? कार्डिनल नंबर, हम कल बताए हुए थे आपको। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इन अ व्हील इज इक्वल टू n+1। n मतलब सर जितना नंबर का व्हील, इसमें समझाइए तो इस फिगर में क्या कह रहा है? सर जितना मतलब जितना वर्टेक्स का व्हील होगा ना, जैसे यहाँ पर W3 है, उतना ही n+1 हो जाएगा, वहाँ पे 3+1 4 हो जाएगा। जितने वर्टेक्स, जैसे इसमें समझाओ तो इसमें ये W4 है ना, इसमें क्या कह रहा है वो थ्योरम बताओ तो? इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स 5 है, तो कहने का क्या मतलब हुआ? इसमें कहने का क्या मतलब हुआ? देखो ये व्हील कितना का है? 4 का है, क्योंकि हम मिड को काउंट नहीं करेंगे, इसी पे तो सारा डिपेंडेंट है, इसको काउंट नहीं करना है। तो बाकी जितना बचा हुआ वर्टेक्स है उतने का होगा व्हील। ये व्हील हो जाएगा 4 का। ये नहीं कहिएगा कि व्हील 5 का है। ये अगर हम इसकी बात करेंगे तो मिड वाले वर्टेक्स को काउंट नहीं करना है, ये व्हील है 3 का, W3 हो जाएगा, है ना, ये W4 हो जाएगा।
तो यही चीज कह रहा है कि अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स है 5, तो व्हील कितना हो जाएगा, ये n+1, n का नंबर, व्हील को छोड़ के बाकी बचा हुआ वर्टेक्स को हम n कहते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 1, टोटल नंबर हो जाएगा 5। यही थ्योरम दे रहा है, समझ गए। सेकेंड नंबर है, अगर हम एजेज की बात करेंगे तो व्हील में टोटल नंबर ऑफ एजेज इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। जैसे अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं, इस ग्राफ की, तो व्हील कितना का है, ये 4 का, तो 4 दूना 8 हो जाएगा ना, यहाँ ये 4 दूना 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेज हो जाएगा 8। काउंट कर लीजिए इसमें, टोटल नंबर ऑफ एजेज इसमें टोटल 8 हो जाएगा। काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही थ्योरम दे रहा है। अगर हम इसमें देखेंगे तो ये कितना है, n का वैल्यू इस ग्राफ के अंदर में 3 है, तो 3 2 6, टोटल नंबर ऑफ एजेज इसमें 6 हो जाएगा। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यही चीज ये थ्योरम दे रखा है, समझ गए। सब आदमी समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. इस दोनों का मतलब समझ गए क्या लिखा हुआ है? हाँ क्या जी, सब सो जाता है क्या? Yes, sir. समझ गए।